मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। राइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में रेस्ट पे जब होते हैं फ्लूइड्स, खास करके लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स के लिए। इसके बाद चैप्टर है और ये वाला थर्मोडायनामिक्स है। राइट, थर्मल प्रॉपर्टीज है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, उसमें गैसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली लिक्विड्स डिस्कस होंगे। राइट, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड फ्लो हो रहा है, उससे रिलेटेड लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के दो पार्ट्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। वर्ड्स बहुत क्लियर होने चाहिए। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट पे है, और डायनामिक्स मतलब जब उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है या तो वो फ्लो हो रहा है। राइट, तो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स दो पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है द वर्ड फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब वो होता है कि वो सब्सटेंस जो फ्लो हो सके। राइट, वैसे फ्लो होने वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैसेस जनरली फ्लो हो सकते हैं। राइट, लिक्विड्स और गैसेस, इनको कलेक्टिवली एक वर्ड दिया जाता है फ्लूइड। राइट, so fluid substances that can flow are called as fluids. Liquids and gases have the property that they can flow and hence are called as fluids. तो ये सब fluids है, blood, air, honey, water, helium. Fluid is a liquid, a gas or other material that flow or continuously deforms under a shear tangential force. shear बोलो, tangential force बोलो, कैंची से हम कोई चीज काटते हैं तो परपेंडिकुलरली जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं shear force. Right, then next, hydrostatics, branch of the physics that deals with the study of fluids at rest. रेस्ट से रिलेटेड काफी सारे फिनोमिनान है। राइट, प्रेशर जो एक्सर्ट करता है लिक्विड वो, और भी काफी सारे हैं। राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। राइट, सरफेस टेंशन, ऐसे काफी सारे फिनोमिनान्स है जो फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है तब वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो हाइड्रोस्टैटिक मींस स्टडीज रिलेटेड टू द फ्लूइड्स एट रेस्ट। हाइड्रोडायनामिक्स, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। मोशन में भी काफी सारे फिनोमिनान कह दो, लॉ कह दो, स्टोक्स लॉ है, विस्कोसिटी है, बर्नौलीस इक्वेशन है, पॉइसेलेस फॉर्मूला है। तो जब भी लिक्विड मोशन में होता है या फ्लूइड मोशन में होता है पाइप में, तो ये सारे लॉस एप्लीकेबल है। उसी लॉस के हिसाब से फ्लूइड का फ्लो कंट्रोल करते हैं, पाइप के डायमेंशंस रखते हैं। राइट, तो बिल्डिंग्स में भी जो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइंस है, तो कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कौन से मटेरियल की पाइपलाइन होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द डायनामिक्स जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। सीरीज में गैस सप्लाई होता है पाइपलाइंस के थ्रू। राइट, पाइप की कितना डायमेंशन होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये काफी सारी चीजें हैं जो स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज डायनामिक्स दोनों को ही कंसीडर करते हुए इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लूइड एक्सर्ट्स थ्रस्ट एंड प्रेशर when a fluid is kept in a container. Right, fluids, the molecules are in a continuous random motion, और वो continuous random motion की वजह से molecules जो कंटेनर होता है उसकी वॉल्स के साथ टकराते हैं। वॉल्स के साथ टकराने की वजह से मोमेंटम चेंज होता है, और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स, राइट, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया गिव्स राइज टू द प्रेशर। तो फ्लूइड्स एक्सर्ट थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब पता होना चाहिए। थ्रस्ट का मतलब होता है थ्रस्ट इज ए नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। किसी भी सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली फोर्स लगाओ तो उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। खिल्ली मारना, राइट, खील को मारने के लिए हथौड़ी परफेक्टली परपेंडिकुलरली ही हीट करनी चाहिए, नहीं तो खिल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो थ्रस्ट। एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसकी विंग्स पे
ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है, जिस वजह से एरोप्लेन पूरा का पूरा हवा में लिफ्ट हो जाता है। सो थ्रस्ट इज ए परपेंडिकुलर फोर्स एंड प्रेशर भी एक्सर्ट करता है फ्लूइड। तो मैंने ये स्टोरी कही कि कुछ ऐसे कि मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ऑलरेडी ये इधर लिखा ही हुआ है। और रैंडम मोशन की वजह से हैंस एक्सपीरियंस collision with each other as well as with the walls of container, right, resulting in change in momentum, and change in momentum per unit time give rise to the force, and then force upon area gives rise to the pressure. So fluids exert thrust as well as they exert the pressure. When a fluid is kept in a container, the molecules of the fluid are in a random motion due to their thermal velocities. They are constantly colliding with the walls of the container and rebounding from them. They suffer a change in momentum normal to the colliding walls. Due to it, they transfer the same normal change in the momentum to the walls. This normal change in momentum transferred to the walls per unit time by the molecules of fluid account for the normal force or thrust of fluid on the walls of the container. और फिर वही फोर्स को हम यूनिट एरिया कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा प्रेशर। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो फॉर श्योर इट्स गोइंग टू एक्सपीरियंस सम फोर्स, राइट। तो कैसा होगा वो फोर्स? तो जनरली हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, फ्लूइड रेस्ट पे है, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, अलोंग द सरफेस ऑफ द फ्लूइड एंड परपेंडिकुलरली। क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे है तो ये फोर्स तो जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो किसी भी सब्सटेंस पे लगेगा या तो ऊपर लगेगा या तो नीचे की तरफ लगेगा। तो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड या तो ऊपर की तरफ लगता है या तो नीचे की तरफ लगता है। अलोंग द सरफेस मतलब ये सरफेस के अलोंग ऐसे जीरो रहेगा, राइट, ये सरफेस के अलोंग ऐसे जीरो रहेगा, बट ऐसे कुछ ना कुछ लगेगा। सो अलोंग द सरफेस फोर्स इज जीरो बट नॉर्मल टू द सरफेस सम फोर्स इज एक्सपीरियंस। For liquid at rest, net force on the object is normal to the surface. When an object is submerged in a liquid at rest, the liquid exerts a force on the surface of the object in contact with the liquid, which is always normal to the surface of the object. Horizontal forces cancel each other. However, there is a net force vertically due to pressure difference. तो ये जो along the surface वाले forces है ना वो सब cancel हो जाएंगे, but normal to the surface, नॉर्मल टू द सरफेस होपफुली समझ में आना चाहिए। जैसे ये सरफेस है तो ये अलोंग द सरफेस हो गया, ऐसे अलोंग द सरफेस हो गया, ये नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। हाँ, तो नॉर्मल टू द सरफेस में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। हाउएवर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो ये राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला दोनों ही कैंसल हो जाने वाले हैं, बट ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स कैंसल नहीं होगा। फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो ऊपर और नीचे वाला फोर्स कैंसिल नहीं होगा, बट लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। So that is what this topic says, that force on the object placed in the fluid. फिर नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, राइट। ऑलरेडी हमने देखा प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय द थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट को मोस्टली फोर्स ही कहते हैं, पर फोर्स का मतलब तो कोई भी डायरेक्शन में हो। थ्रस्ट एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही एक्ट होता हो, ऐसे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी उसको हम फोर्स कहेंगे, बट प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए हमको थ्रस्ट चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के है अलग अलग, पर
बोलने के लिए ऐसा बोल जाते हैं फोर्स अपॉन एरिया, बट ये हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा फोर्स लेना है, वही फोर्स जो नॉर्मल टू द सरफेस है, अलोंग द सरफेस हमको नहीं लेना है, राइट। ये मैंने बताया कि ये अलोंग द सरफेस हो गया, ये नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, चाहे ऐसे लग रहा है या चाहे ऐसे लग रहा है, ये नॉर्मल टू द सरफेस हो गया। So force upon area, the normal force thrust exerted by a liquid at rest per unit area of the surface in contact with it is called pressure of the liquid या तो hydrostatic pressure। इसका SI यूनिट है पास्कल्स, राइट। फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्दर इसको फंडामेंटल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे तो न्यूटन इज ए फोर्स, सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फंडामेंटल फॉर्मेट है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये फंडामेंटल फॉर्मेट है एसआई यूनिट पास्कल। और सीजीएस यूनिट में आएगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका फंडामेंटल ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला भी इजीली कैलकुलेट हो जाना चाहिए, फंडामेंटल फॉर्मेट को ही हम डायमेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ml-1t-2, सो ये हो गया डायमेंशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखने चाहिए, लेट्स सी देम। पहला वाला पॉइंट, द लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन एट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। सो लेट्स से मैं एक ऐसे कंटेनर ले लेता हूं, ये एक ऐसा कंटेनर है, राइट। अब इस कंटेनर के अंदर लेट्स से फ्लूइड है और इसके अंदर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, राइट। तो क्या कहता है पहला नंबर वाला पॉइंट टू नोट कि लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। तो ये पॉइंट इनसाइड द लिक्विड में हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम ही एक्सर्ट करेगा। यहां पर जो भी छोटा सा लिक्विड कंसीडर कर लो, वो हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। The liquid at rest exerts equal pressure at all those points which are in a one level inside the liquid। मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल में सब जगह पर ये सेम चीज एप्लीकेबल होगी कि भाई कोई भी पॉइंट ले लो तो सब डायरेक्शन में प्रेशर सेम ही होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे। मैं भी यहाँ पर हूँ, राइट, मेरे भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैं घूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खड़ा हूं तो प्रेशर कुछ और है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पर खड़ा हूं तो प्रेशर कुछ और है एटमॉस्फेयर का, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं लेट्स से 10th फ्लोर पे चला जाऊं तो प्रेशर में कुछ चेंज आएगा हाइट की वजह से, या तो फिर मैं 10th फ्लोर से मे बी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाऊं, बेसमेंट में चला जाऊं, तो प्रेशर में कुछ चेंज आएगा। बाकी हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। वेसल का चाहे कोई भी शेप हो, ये पॉइंट्स वैलिड है, एप्लीकेबल है, चाहे सिलिंड्रिकल वेसल हो, चाहे क्यूबॉइडल वेसल हो, चाहे इररेगुलर शेप का वेसल हो, कैसा भी हो। तो लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे, कि ये पॉइंट इधर लिया है, अब मैं इसके अलावा दूसरा पॉइंट ले लूं यहां पर कहीं पर, तो हाँ, अब यहां पर सपोज प्रेशर P1 है तो सब डायरेक्शन में P1 ही होगा। यहां पर पॉइंट ले लूं जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो सब डायरेक्शन में प्रेशर P1 ही होगा। तो हाइट पे ही डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस इज P0 प्लस h रो g। ये जो रो है इट इज ए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, राइट, और P0 जो है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट हो ही रहा है, एडिशनली अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया तो पानी की वजह से प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर, तो ये हो जाएगा मेरा नेट प्रेशर। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी
Because the hydrostatic pressure at a point in a liquid is transmitted equally in all directions when a force is applied, this shows that no definite direction is associated with the pressure. ये वाला पॉइंट हम आगे समझेंगे, इसको हम एक स्पेसिफिक लॉ का फॉर्मेट दिया हुआ है स्टेटमेंट को, राइट। ये जो पार्ट है कि इट्स ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। मीन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए बीकर कंटेनिंग लिक्विड अप टू द हाइट h, मीन प्रेशर का फॉर्मूला रहने वाला है h, राइट, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी बाय 2। मीन प्रेशर यानी कि भाई इतना बड़ा मेरे पास वेसल है तो अब इसके अंदर प्रेशर कितना है वो मैं कैसे बताऊंगा। तो लेट से हाइट h लेवल तक फ्लूइड भरा हुआ है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं कि प्रेशर होगा h/2 रो इंटू डेंसिटी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो ये थे कुछ पॉइंट्स टू नोट अबाउट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एक तो फॉर्मूला से हम मेजर कर सकते हैं, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, राइट, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करने का। और इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम इंसानों में कुछ डिवाइसेस भी ढूंढ लिए हैं कि जो डायरेक्टली हमको रीडिंग ही दे देते हैं, राइट। ऐसा मीटर तुमने देखा होगा साइकिल की दुकान पे, व्हीकल्स में जब हवा भरवाते वो इससे चेक करते हैं, राइट। पास्कल्स में होता है, PSI दिखाता है, पास्कल्स में भी होता है, बार में भी होता है, ये अलग अलग यूनिट से प्रेशर के। फिर मैनोमीटर भी एक डिवाइस है जो क्या कहते हैं कि फ्लूइड प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है, ये कॉमनली हम हमारे आसपास में देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये वाला जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं प्रेशर गेज, और ये वाला जो डिवाइस है इसको हम कहते हैं मैनोमीटर। सो ये दो कॉमन डिवाइसेस है जो हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड प्रेशर। तो वो जो पॉइंट्स टू नोट देखे उन्हीं में से ये कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड प्रेशर कह दो, या तो इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ऐसा भी कह सकते हो। सो ये फैक्ट है, वेरीफाइड, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट है, राइट, जो हर जगह पर एप्लीकेबल है। तो पहला वाला, द लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस एट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, राइट। तो ये ऑलरेडी बताया मैंने कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहने वाला है, इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस एट ए पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। यहां पर भी फ्लूइड भरा हुआ है, यहां पर भी हवा भरी हुई है, तो इधर मैं खड़ा हूं तो चाहे मैं ऐसे घूम जाऊं, राइट, प्रेशर सेम ही रहने वाला है। किसी भी डायरेक्शन में खड़ा रहूं प्रेशर सेम ही रहेगा। तो इसको इन शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में कहेंगे कि एट ए गिवन पॉइंट द प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। The liquid at rest exerts equal pressure at all those points which are in a one level inside the liquid. So pressure is same at all horizontal level. Pressure is same at all horizontal level. Pressure is same in all direction एट गिवन पॉइंट। तो खुद की हिसाब से लिखो सो दैट तुम्हें याद रहे। तीसरा वाला, लिक्विड प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस बोल दो या वेसल बोल दो, राइट। चाहे बाल्टी हो ऐसे शेप की, चाहे सिलिंड्रिकल वेसल हो, चाहे ऐसा कोई वेसल हो, राइट, मटका हो, कोई भी शेप का वेसल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस वैलिड है, एप्लीकेबल है। Total pressure at a depth below is given by P naught plus height into density into gravity. Atmospheric pressure act करेगा ही करेगा, provided that के ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है कि भाई इसको कंप्लीटली बंद करके अंदर से पूरा का पूरा हवा निकाल दिया है, वैक्यूम बना दिया है, तब सिर्फ हम H रोज ही लेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करने ही वाला है।
प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली। मैंने कहा कि ये वाला जो वर्ड है इसको हम लॉ के फॉर्म में देखेंगे। मीन प्रेशर अप टू द हाइट इज h rho g by 2, सेम ही पॉइंट सही है। Thrust exerted by the liquid on the walls of the vessel is acting normally to the surface। ये भी मैंने कहा कि कोई भी राइट ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड के अंदर रख देंगे तो जो भी थ्रस्ट है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मली एक्ट करेगी, ऐसा पैरेलल कुछ भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट, सम एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर। The bags and suitcases are provided with the broad handles, straps, right? काफी थिक स्ट्रैप्स होते हैं, बैग के हैंडल्स काफी ब्रॉड होते हैं। नोट किया होगा कि जैसे कोई एकदम पतला स्ट्रैप वाला सामान उठाओ तो उंगलियों में कट पड़ जाते हैं या पेन सा होता है। मोटे स्ट्रैप्स प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अल्टीमेटली जो क्या कहते हैं पेन है उससे हमें थोड़ी रिलीफ मिलती है। सो बैग के स्ट्रैप्स कह दो, राइट? ये ऐसे जो सूटकेसेस है इसके हैंडल कह दो काफी ब्रॉड रहते हैं। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन द लार्ज साइज्ड वुडन और आयरन और सीमेंटेड स्लीपर्स। तो रेलवे ट्रैक जब चलती है तुमने देखा होगा कि सपोज ये ट्रैक है तो यहाँ पर ऐसे ये लकड़ों के होंगे या सीमेंट के स्लीपर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रेशर को वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट? ड्यू टू द थ्रस्ट, ड्यू टू वेट, और अल्टीमेटली थ्रस्ट की वजह से आता है प्रेशर। तो प्रेशर भी लिख दो तो अभी कुछ गलत नहीं है। सो दैट द प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द ट्रेन इज स्प्रेड ओवर द लार्जर एरिया, दिस रेड्यूसेस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड विच वुड प्रिवेंट द यील्डिंग ऑफ द ग्राउंड। मतलब एक ही जगह पे अगर प्रेशर आएगा तो वो फैल जाएगा। जैसे कील ठोकते हैं दीवार में तो बहुत पतली जगह पे प्रेशर आता है, राइट? बहुत पतला सा कांटेक्ट एरिया होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये फॉर्मूला के हिसाब से। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसी कंसेप्ट के बेस पे सारे एप्लीकेशन से कील जब हम ठोकते हैं तो एरिया कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, अल्टीमेटली कील अंदर चली जाती है। थर्ड वन, इट इज पेनफुल टू वॉक बेयरफुटेड ऑन ए रोड कवर्ड विद द एज्ड पेबल्स। मतलब धारदार नुकीलेदार ऐसा कोई सरफेस है तो हम चल नहीं पाएंगे खाली पैरों से, क्योंकि ऐसा नुकीला सरफेस है तो प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, राइट? जैसे ही हम इन पे पैर रखेंगे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, कील हमारे पैरों में घुस जाएगी। अगेन सेम चीज, एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द पेबल्स बोल दो, कील बोल दो, इज लेस, अल्टीमेटली प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द फुट इज मोर, हेंस इट इज वेरी पेनफुल टू वॉक ऑन द एज्ड पेबल्स। फिर नेक्स्ट है फोर्थ वन, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक बेयरफुटेड ऑन ए सैंडी ग्राउंड, राइट? सैंडी ग्राउंड में भी पैर फंस जाते हैं, तो उसकी जगह पे अगर हमारे जो शूज है उसके नीचे ऐसा कोई एक या तो फिर ये ऐसा लकड़े का पैड रख के फिर इसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो चलना काफी आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि काफी बड़े एरिया में हमारे वेट की वजह से आने वाला प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम धसेंगे नहीं। हमारा जो वेट है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वही हमको रेत में धसा रहा है। लकड़ा रख देंगे तो जो भी प्रेशर है बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अल्टीमेटली हम अंदर धसेंगे नहीं। So it is difficult to walk barefooted on the sandy ground as the sand yields. Yields मतलब सैंड का फैलना। Under our weight, the man does not get proper reaction from the sand which is necessary for his walking. This difficulty can be overcome by spreading the wooden board on the sand. In this situation, the thrust on the sand due to our weight will get spread over the whole area of the board and hence a very small pressure is exerted on the sand. Ultimately वो अंदर धसेगी नहीं। काफी जैसे कीचड़ भरा हुआ एरिया है या रेतीला इलाका है, ट्रक वगैरह भी फंस जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे वुडन प्लैंक प्लेस कर देते हैं और इन्हीं पे से फिर ट्रक निकलता है ताकि प्रेशर काफी बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, रेदर देन इतना छोटा सा एरिया जो ट्रक का होता है।
Pins and nails are made to have pointed ends in order to have a least area of cross section. Ultimately, area of cross section less, pressure ज़्यादा, and they can penetrate it easily, right? फिर next, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।